A very good morning to all of you and welcome to the e-learning series of mathematics. In this video, we will discuss the topic eigenvalues, eigenvectors and characteristic polynomials of linear operators and matrices. हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं लीनियर ऑपरेटर उनकी प्रॉपर्टीज को. देन हमने देखा कि जब हमारे पास लीनियर ऑपरेटर्स या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन में होते हैं तो हम उसकी हेल्प से उसकी मैट्रिक्स को बना देते हैं. कहने का मतलब है कि लीनियर ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं. और अगर मैट्रिक्स गिवन होती है तो कई बार हम उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें भी शो कर देते हैं. बट हमारे सिलेबस में जो था वो यही था कि किसी लीनियर ऑपरेटर की हेल्प से मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स रहेगा. ये आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स हम लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैट्रिसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. एक्चुअल में हम मैट्रिक्स की हेल्प से लीनियर ऑपरेटर्स तक पहुंचेंगे और उनकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी. पहले हम स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर किसके लिए, लीनियर ऑपरेटर के लिए कैसे रहते हैं. सपोज आपके पास कोई लीनियर ऑपरेटर है T ऑन अ वेक्टर स्पेस V. देन कोई आप क्या लोगे, एक स्केलर लोगे. स्केलर को सपोज लैम्डा किसी एक कांस्टेंट से डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने वो स्केलर लैम्डा रखा है. वो स्केलर कहाँ से लेना है, फील्ड में से लेना है. वेक्टर स्पेस की फील्ड में से एक स्केलर ले सकते हो आप. उसे आप उस गिवन ऑपरेटर का आइगन वैल्यू बोलोगे कब, जब हमारे पास उसी लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो वेक्टर मिलना चाहिए जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करे. और वो कंडीशन क्या रहती है, T ऑफ V इज इक्वल टू लैम्डा V. मैं रिपीट करूंगी, हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स डिस्कस करने हैं किसके लिए, लीनियर ऑपरेटर्स के लिए. सपोज आपके पास गिवन में एक लीनियर ऑपरेटर है T किस वेक्टर स्पेस पे, V वेक्टर स्पेस पे, जिसकी फील्ड है F. अब उसी लीनियर ऑपरेटर का आपको क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यू. और उसी आइगन वैल्यू की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, आइगन वेक्टर. आइगन वैल्यू क्या रहती है, फील्ड का कोई स्केलर रहता है. हम सपोज करेंगे वो लैम्डा स्केलर है फील्ड का. वो आइगन वैल्यू कब बनेगा, जब उसके पास क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में इफ एंड ओनली इफ है, दोनों तरफ से रिजल्ट होल्ड करेगा. अगर स्केलर फील्ड में से लेके लैम्डा चलते हैं हम, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर मिलना चाहिए स्पेस में से, जिसे हम नॉन जीरो वेक्टर को V से डिनोट कर रहे हैं. और वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे T ऑफ V इज इक्वल टू लैम्डा V. जैसे ही आपके पास वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है T ऑफ V इज इक्वल टू लैम्डा V, देन उस लैम्डा को आप क्या बोलोगे, आइगन वैल्यूज. ठीक है, आइगन वैल्यू. और V को क्या बोलोगे, आइगन वेक्टर. वो वेक्टर कहाँ से मिलेगा, वेक्टर स्पेस में से. और वो वेक्टर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. और वो जो स्केलर ले रहे हो वो कहाँ का मेंबर है, फील्ड का मेंबर है. नाउ आइगन वैल्यूज जो है उसको आप स्पेक्ट्रल वैल्यूज भी बोल सकते हो, लेटेंट वैल्यूज भी बोल सकते हो, या फिर लेटेंट रूट्स, स्पेक्ट्रल रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और प्रॉपर रूट्स बोल सकते हैं. ये सब नाम जो है वो आइगन वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं. इसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि लैम्डा आइगन वैल्यू रहेगी इस कंडीशन के लिए, T ऑफ V इज इक्वल टू लैम्डा V के लिए. देन V को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर. आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन साथ साथ चल रही है. इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए, T ऑफ V इज इक्वल टू लैम्डा V. अगर V आइगन वेक्टर है तो उसके लिए आप उस आइगन वेक्टर का नाम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोल सकते हो, प्रॉपर वेक्टर भी बोल सकते हो, स्पेक्ट्रल वेक्टर भी बोल सकते हो और लेटेंट वेक्टर भी बोल सकते हो. मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास अगर लीनियर ऑपरेटर है T किसी एक वेक्टर स्पेस V के ऊपर जिसकी फील्ड है F, हमें उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना है. तो आपका जो आइगन वैल्यू रहती है वो फील्ड का मेंबर रहता है. वो फील्ड का मेंबर जिसके लिए आपको एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस में मिलेगा जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करेगा T ऑफ V इज इक्वल टू लैम्डा V, जिसमें लैम्डा तो आइगन वैल्यू है जिसे आप स्पेक्ट्रल वैल्यू भी बोलते हो. वैल्यू बोलो या रूट बोलो, दोनों सेम है. अब इन्हीं आइगन वैल्यूज के नाम है स्पेक्ट्रल वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, प्रॉपर वैल्यूज, लेटेंट वैल्यूज. क्लियर. और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नॉन जीरो वेक्टर वेक्टर स्पेस V में से मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर.
या फिर स्पेक्ट्रल वेक्टर, आइगन वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर, स्पेक्ट्रल वेक्टर, लेटेंट वेक्टर, ये सब किसके नाम है? आइगन वेक्टर्स के। क्लियर? नाउ हम इसके कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला रिजल्ट ये रहता है कि अगर आपके पास कोई लीनियर ऑपरेटर टी है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा मिली और वी उसका आइगन वेक्टर है, जैसे ही मैं बोलूंगी टी ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू लैम्डा है जिसका आइगन वेक्टर वी है, तो आप बोल सकते हो उसकी एक कंडीशन होगी टी ऑफ वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है उसमें हमने डिस्कस करना है कि किसी नॉन जीरो स्केलर फील्ड में से जो ले रहे हैं, अगर वो नॉन जीरो स्केलर के जिसको हम कह रहे हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, स्क्रीन पे अगर आप देखें टी के वी इज इक्वल टू के टी वी, कहने का मतलब कि यहाँ पे जो आइगन वैल्यू ले रहे हो वो क्या ले रहे हो? के। ठीक है, और आइगन वेक्टर जो ले रहे हो वो क्या ले रहे हो? वी। क्लियर? जैसे पहले लिया था लैम्डा, यहाँ पे हमने उसकी लैम्डा की जगह उसको के से डिनोट किया है। बट हमारा रिजल्ट क्या है? अगर हमारे पास आइगन वेक्टर है किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग से लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, आइगन वेक्टर क्या ले लिया मैंने? वी। देन कोई भी आप स्केलर ले लेते हो से के फील्ड में से, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो आइगन वेक्टर के साथ, तो वो भी उसी आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाता है? आइगन वेक्टर। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। क्या कह रही हूँ मैं? अगर आपके पास आइगन वैल्यू लैम्डा बन रही है किसी एक आइगन वेक्टर वी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स रहते हैं, वो आप अगर आइगन वेक्टर वी ले रहे थे तो टू वी भी उसी आइगन वैल्यू लैम्डा का क्या बन जाता है? आइगन वेक्टर। उसको किसी भी एक स्केलर, जैसे मैंने 2 लिया, आप कोई भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, से 3 4 एस किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो, तो वो सब आइगन वेक्टर्स किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाते हैं। जैसे कि मैंने शो भी किया है कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू थी कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर वी, तो आप कंडीशन क्या लिखते हो? टी ऑफ वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। बट यहाँ पे हमें क्या शो करना है इस सेकंड रिजल्ट में कि अगर हम किसी एक नॉन जीरो स्केलर जो कि फील्ड में से ले रहे हैं उसके साथ वी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नॉन जीरो स्केलर को, तो वो नॉन जीरो स्केलर 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने जैसे के ले लिया, तो वो के वी जो है वो भी आइगन वेक्टर बनेगा किसका? आइगन वैल्यू लैम्डा का। कहने का मतलब ये है किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो आइगन वेक्टर मिलता है उसकी वैल्यूज जो हैं के साथ मल्टीप्लाई करके डिफरेंट भी मिल सकती हैं। एक यूनिक आइगन वेक्टर नहीं रहता है किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। ये इसका कंक्लूजन है, जिससे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके भी क्लियर किया है। सपोज हमारे पास जो लीनियर ऑपरेटर है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसे मैं डी से डिनोट कर रही हूँ ऑन अ वेक्टर स्पेस वी, जो कि वेक्टर स्पेस किसकी है? डिफरेंशिएबल फंक्शंस की। सो ये लीनियर ऑपरेटर है। मैंने एक एग्जांपल ले ली किसके लिए? ई रेस्ट फॉर 6t के लिए। लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन रहती है, वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है क्योंकि इस केस में वो डेरिवेटिव डिफाइन करेगा। ई रेस्ट फॉर 6t का डेरिवेटिव जो है वो क्या रहेगा? ई रेस्ट फॉर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट फॉर एक्स रहती है, एक्स की फर्दर कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स क्या है? 60। सो 60 की फर्दर करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 6। क्लियर? सो हमने देखा डी ऑफ ई रेस्ट फॉर 60 का रिजल्ट क्या आया? 6 इंटू ई रेस्ट फॉर 60। अगर मैं ई रेस्ट फॉर 6t को v से डिनोट करती हूँ, जो कि मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू ई रेस्ट फॉर 6t, ये किसका मेंबर है? वेक्टर स्पेस का, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सो इसके लिए d ऑफ v का रिजल्ट क्या आ गया? ये 6 है ना, इसको कोई स्केलर नाम दे देते हैं लैम्डा। d ऑफ v की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा v। सो ये जो लैम्डा है वो मैंने क्या लिया है? 6। सो ये लैम्डा इज इक्वल टू 6 क्या बन गया? इसकी आइगन वैल्यू किसकी? आपके ऑपरेटर d की। अगर ऑपरेटर t होता तो t की बनती। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि हमें मालूम है लीनियर ऑपरेटर्स की हेल्प से आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लीनियर ऑपरेटर की हेल्प से एक मैट्रिक्स को बना सकते हो। सो मैं पहले मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को डिफाइन करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस में इन्हीं की हेल्प से, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की हेल्प से लीनियर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को डिफाइन करूंगी।
सो मैट्रिक्स के लिए क्या रहेगा, सब क्या ले रही हूँ, n स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो आपको मालूम है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है कि वो n क्रॉस n ऑर्डर की है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि कोई गिवन मैट्रिक्स है ऑर्डर n की ओवर अ फील्ड f। कहने का मतलब कि जो उसके मेंबर्स होंगे वो फील्ड के होंगे मैट्रिक्स के। देन हमें क्या फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू। बिल्कुल सेम जैसे हमारे पास लीनियर ऑपरेटर के लिए थी वैसे ही मैट्रिक्स के लिए रहेगी। मैं क्या बोल रही थी, कोई स्केलर फील्ड में से लेंगे, यहाँ भी स्केलर फील्ड में से लिया, उसका नाम लैम्डा रखा है मैंने। उसे हम किसी एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कब बोलते हैं, जब वहां पे पहले क्या बोलते थे, वहां से वेक्टर स्पेस में से वेक्टर मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स के केस में एक वेक्टर मिलना चाहिए जो कि वो मैट्रिक्स की ही फॉर्म में है। देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन जीरो वेक्टर। वो एक्चुअल में वेक्टर की वैल्यू कैसी है, नॉन जीरो n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स। ये मैंने साइड पे लिखा है, ये जो x वेक्टर है मैट्रिक्स के केस में वो कैसा है, नॉन जीरो n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स। n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स मतलब n रोज और 1 कॉलम। सो मैंने n रोज लेनी थी इसलिए x1 x2 सो ऑन टू xn तक लिया। ये n रोज हैं और आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि इसकी कॉलम एक है। सो इस x वेक्टर का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 1, सच दैट वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर आप इसी डेफिनेशन को लीनियर ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को सॉल्व करने के लिए कंपेयर करोगे, आपके पास वहां पे क्या 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 गिवन था, जस्ट लीनियर ऑपरेटर। यहाँ पे क्या गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स। वहां पे भी हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ भी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी स्केलर, उधर भी यही बोलते थे फील्ड का, यहाँ भी फील्ड का स्केलर, उसे आइगन वैल्यू कब बोलेंगे, किसी मैट्रिक्स की। उस केस में हम ऑपरेटर के लिए बोलते थे, जब वहां पे बोलते थे वेक्टर मिलना चाहिए वेक्टर स्पेस में से। यहाँ पे बोलेंगे वेक्टर मिलना चाहिए बट उस वेक्टर की वैल्यू जो है वो कैसी है, मैट्रिक्स फॉर्म की, n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स। सच डेट कंडीशन वहां पे क्या थी, टी ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v। यहाँ पे क्या, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया आपको। सो अगर हमारे पास एक x नॉन जीरो n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स मिल जाता है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, देन लैम्डा को हम गिवन मैट्रिक्स A की क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू या फिर आइगन रूट। आइगन वैल्यू रूट्स बोल दो सिंपली, करेक्टरिस्टिक रूट्स, स्पेक्ट्रल रूट्स, लेटेंट रूट्स, कुछ भी नाम दे सकते हो। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको आइगन वेक्टर मिला है जिसे आप सिंपली वेक्टर भी बोल सकते हो या फिर स्पेक्ट्रल वेक्टर, करेक्टरिस्टिक वेक्टर, लेटेंट वेक्टर, एनी कोई भी नाम दे सकते हो आप। क्लियर। सो इसी ये जो डेफिनेशन करवाई मैंने किसके लिए कराई, जब हमें गिवन में मैट्रिक्स दी होगी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n की, उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को सॉल्व करना होगा। तो अब एक्चुअल में क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा मैं उसमें आपको इस डेफिनेशन को यूज करते हुए बताऊंगी कि आपने क्या करना है, बट अभी आपको इस डेफिनेशन को लर्न करना है पहले स्टेप में। ये हमारी जो आइगन वैल्यू है लैम्डा, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आई, कौन सा आइगन वेक्टर है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे कि मैंने पिछली डेफिनेशन में बताया था कि किसी एक लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जब आइगन वेक्टर मिल जाता है, जो उधर मैं वी नाम दे रही थी यहाँ पे एक्स नाम दे रही हूँ, तो मैंने बोला था उस x को, या उधर v बोला था, उस v को किसी भी स्केलर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते जाओ तो वो सब के सब उसी एक पर्टिकुलर लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनते हैं, आइगन वेक्टर। सिमिलरली यहां भी मैं ये बताऊंगी रिजल्ट कि अगर हमारे पास लैम्डा आइगन वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर x, तो हम उस x को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं नॉन जीरो स्केलर से, तो वो भी आइगन वेक्टर बनेगा सेम आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। कहने का मतलब है किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो है आइगन वेक्टर जो मिलता है वो यूनिक नहीं मिलता, उसकी डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे पास एक आइगन वैल्यू गिवन में होगी से 2, उस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर सॉल्व करना होगा। सो मैं जब सॉल्व करूंगी उसका आंसर हो सकता है 4 आ जाए और किसी दूसरे का 4, क्योंकि मुझे वेक्टर लेना है। बट अगर मैट्रिक्स के केस में बोलूंगी तो वो जो कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, उसी हिसाब से वहां पे जो मेरी कॉलम मैट्रिक्स का रिजल्ट होगा, मे बी जो मेरी फ्रेंड की कॉलम मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट होगा। क्योंकि मैंने अभी बोला कि किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स मिलते हैं वो यूनिक नहीं होते। अगर मेरा सपोज जो है 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की कॉलम मैट्रिक्स मिलती है 1 2, ठीक है, 1 2, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की कॉलम मैट्रिक्स मिली, तो हो सकता है जैसे मेरी 2 1 मिली तो आप उसी मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो से 2 से, तो 4
2 आपका रिजल्ट रहेगा आइगन वेक्टर का, मेरी तीसरी फ्रेंड का कोई और रिजल्ट रहेगा, सो आंसर में जो है वेरी करेगा। क्लियर? सो इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा रिजल्ट है, वो हम बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए ये ध्यान में रखना है रिजल्ट, लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। लैम्डा आई माइनस ए के डिटर्मिनेंट को किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर। अब मैंने यहां पे लिखा आई एन और मैं बोल रही हूं लैम्डा आई, सिंपली आई बोल रही हूं। क्यों? क्योंकि ए के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में ए मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो भी होगा, सपोज 2x2 हुआ, सो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको खुद से लेनी है। वो खुद से जो लेनी है वो भी आपको कैसे लेनी है? 2x2 ऑर्डर की। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 हुआ, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो खुद से लेनी है उसका ऑर्डर क्या लेना है? 3x3। सो आप चाहो तो इसको सिंपली लैम्डा आई माइनस ए भी लिख सकते हो, बट लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और उसको 0 के बराबर इक्वेट करना है। लैम्डा आई माइनस ए के डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर इक्वेट करोगे कैसे? एक्चुअल में ए गिवन मैट्रिक्स थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से लेनी है उसी सिमिलर ऑर्डर की। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपने खुद से ली उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, वो लैम्डा स्केलर फील्ड में से लेना है, उसको आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दोगे, लैम्डा ही लेट करोगे, वो वैल्यूज को सॉल्व करना है ना, तो पहले से लैम्डा लेट करके चल रहे हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, आपके पास गिवन में होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की ले लोगे, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दोगे, उसे लैम्डा ही रख लो या अल्फा रख लो। अल्फा आई सॉल्व कर लिया, ए आपके पास गिवन में था, उन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स गिवन में है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, वो भी एक नई मैट्रिक्स बनेगी लैम्डा आई, और ए गिवन वाली मैट्रिक्स से उसको माइनस करना है। लैम्डा आई माइनस ए एक नई मैट्रिक्स बनी, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और उसको 0 के बराबर इक्वेट करना है। जब उसको 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो वहां पे एक लैम्डा की इक्वेशन मिलेगी ऑर्डर 2 की, क्योंकि ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की थी। अगर ए मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की होगी तो वहां पे लैम्डा के ऑर्डर 3 की इक्वेशन मिलेगी जो कि 0 के बराबर रख रहे हो आप। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए का ऑर्डर 4 हुआ तो ए का ऑर्डर 4 होने पे जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे वो भी ऑर्डर 4 की लोगे, उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, नई एक ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स मिली, गिवन में ए का ऑर्डर भी 4 था, दो ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स को माइनस करने पे उसका रिजल्ट भी ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स रहेगी। देन उस ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स का क्या सॉल्व करना है? डिटर्मिनेंट, और उसको 0 के बराबर इक्वेट करने पे आपके पास एक इक्वेशन आएगी लैम्डा में, और वो लैम्डा की पावर 4 में ही इक्वेशन होगी। ठीक है, उसे आप इक्वेट करोगे 0 के बराबर, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of a given matrix A corresponding to the eigenvalue lambda. So जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप 0 के बराबर रखोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 के बराबर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ही क्या? लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू 0। वहां से जो लैम्डा में इक्वेशन आ रही है, उस लैम्डा को आप इक्वेशन को लेफ्ट साइड में 0 के बराबर इक्वेट कर रहे हो, तो वहां से लैम्डास की वैल्यूज मिलेंगी। वो जो लैम्डास की वैल्यूज मिलेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यूज, स्पेक्ट्रल वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। क्लियर? बट मैंने इस पॉइंट में क्या आपको डिस्कस किया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से मैंने आपको आइगन वैल्यूज को फाइंड करना बताया। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें ऐसा ही करोगे, गिवन मैट्रिक्स दी होगी, अगर मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करना है आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से ले लो, देन लैम्डा आई माइनस ए को सॉल्व कर लो, फिर मैट्रिक्स बन जाएगी, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके उसको 0 के बराबर रखो, कहने का मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लो। जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक, कई बार पेपर में क्वेश्चन आएगा फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो क्वेश्चन यहीं तक रखना है। बट अगर वो बोलेगा आइगन वैल्यूज फाइंड करो गिवन मैट्रिक्स ए की, तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो आपकी लैम्डा की इक्वेशन लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 0 के बराबर कर रहे हो, वहां से लैम्डा के रूट्स मिल रहे हैं, उन्हीं लैम्डा के रूट्स को, लैम्डा की वैल्यूज को आप क्या बोलोगे? आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। देन जब आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद का काम रहता है उसके आइगन वेक्टर्स को सॉल्व करना, जो कि मैं एग्जांपल में ही डिस्कस करूंगी। फिलहाल हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है वो देखना था। सो मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या दी? डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। नाउ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या रहेगा? जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की लेफ्ट साइड है ना, जो लैम्डा की इक्वेशन बन रही है,
उसे हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो तो वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। सो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए को मैं इस डेल्टा ए लैम्डा से भी डिनोट कर सकती हूँ, जिसे हम क्या बोलेंगे? करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, जो कि मैंने आपको लास्ट डेफिनेशन में ऑपरेटर्स के लिए बताया था। जब ऑपरेटर्स के लिए आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स डिस्कस किए, तो मैंने जैसे कि अभी भी डिस्कस किया मैट्रिसेस के लिए भी, कि अगर आइगन वैल्यूज मिल गई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर भी मिल गया, से एक्स। मैट्रिसेस के केस में लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो मिला, से एक्स मिल गया, तो हमारे पास उसी एक्स को किसी भी स्केलर, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, के एक्स बन गया, वो भी आइगन वेक्टर रहेगा किसका? उसी सेम आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग। वो से मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे शो किया हुआ है। देन जो हमारी डेफिनेशन रहेगी वो स्पेक्ट्रम की रहेगी। पहले मैंने क्या बताया? स्पेक्ट्रल वैल्यूज, लेटेंट वैल्यूज, स्पेक्ट्रल रूट्स। बट यहाँ पे क्या बताने जा रही हूँ? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? सेट होता है। किसका सेट होता है? आपकी रूट्स का सेट, आइगन वैल्यूज का सेट। आइगन वैल्यूज की जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स हो या ऑपरेटर हो, उनकी जब आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं, डेफिनेशन सेम रहेगी ऑपरेटर्स और उसके लिए मैट्रिसेस के लिए। चाहे आप बोलो ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यूज फाइंड की या मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज फाइंड की, उन आइगन वैल्यूज में से जो डिफरेंट वाली वैल्यूज हैं, उनका सेट बना दोगे, क्योंकि सेट में आपको मालूम है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लेते हैं। आइगन वैल्यूज का सेट बनाओगे, उसी सेट को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, सॉरी। स्पेक्ट्रम क्या है? सेट हैविंग एलिमेंट्स एज करेक्टरिस्टिक रूट्स। स्पेक्ट्रम क्या? एक सेट है जिसकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रहते हैं? करेक्टरिस्टिक रूट्स रहते हैं, गिवन मैट्रिक्स के, या फिर अगर ऑपरेटर है तो ऑपरेटर के। ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ स्पेक्ट्रम फाइंड करो मैट्रिक्स ए का, तो मैंने उसको किससे डिनोट करना है? टी ए से। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम है मैट्रिक्स ए का। और स्पेक्ट्रम होता क्या है? सेट होता है जिसके एलिमेंट्स क्या रहते हैं? उसी ऑपरेटर टी के या मैट्रिक्स ए के जो करेक्टरिस्टिक रूट्स आते हैं। सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक रूट्स, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर और मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स ए और द ऑपरेटर टी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं अगर मैंने जैसे बोला कि लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, बहुत सारी आइगन वैल्यूज हो सकती हैं, और उन सभी आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड करने होते हैं? आइगन वेक्टर। एक आइगन वैल्यू की बात करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बोला बहुत सारे आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, क्योंकि जब एक आइगन वेक्टर मिलेगा, उसे किसी भी एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो उसकी हेल्प से बहुत सारे आइगन वेक्टर मिल जाते हैं। सो एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर रहता है वो यूनिक नहीं होता है। बट नेक्स्ट रिजल्ट जो देखने जा रहे हैं थ्योरम 1 में, उसमें हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई आइगन वेक्टर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो यूनिक होती हैं, ये शो करना है। क्या बता रही हूं मैं इस नेक्स्ट रिजल्ट में? उसमें क्या था? यूनिक नहीं होता। इसमें शो करना है कि वो यूनिक है। क्या यूनिक है? आइगन वैल्यू यूनिक है। किसी एक आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू रहती है वो एक से ज्यादा नहीं होती हैं। तो उसमें थ्योरम में कैसे शो करूंगी मैं? पहला रिजल्ट मैंने ऑपरेटर को लेके किया है, यही रिजल्ट आप मैट्रिसेस की थ्योरम के लिए भी प्रूव कर सकते हो। पहले मैं ऑपरेटर्स के लिए प्रूव करने जा रही हूँ। सपोज हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है टी ऑन अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ, जिसमें जो स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। देन जैसे कि मैंने बोला कि कोई एक वेक्टर स्पेस में से वेक्टर ले रहे हैं, वो आइगन वेक्टर है ऑपरेटर टी का, तो हमें शो करना है कि वो आइगन वेक्टर कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद मोर देन वन आइगन वैल्यू ऑफ द लीनियर ऑपरेटर टी। सेम आ गया ना कि उसके जो आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यूज जो रहती हैं, एसोसिएटेड आइगन वैल्यूज रहती हैं, वो यूनिक रहती हैं, हमें शो करना है। तो उसे शो करने के लिए हम रिजल्ट कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज करेंगे उसका रिजल्ट यूनिक नहीं है, उसकी एक से ज्यादा आइगन वैल्यूज मिल रही हैं किसी एक आइगन वेक्टर की। सो मैंने सबसे पहले एक आइगन वेक्टर वी लेट किया है और उसकी आइगन वैल्यूज दो डिस्टिंक्ट ले ली हैं, से लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। अगर v के कॉरस्पॉन्डिंग दो आइगन वैल्यूज हैं, तो दोनों के लिए वो जो हमारे पास कंडीशन रहती है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की, वो क्या रहती है? t ऑफ v इज इक्वल टू ऑपरेटर के लिए
टी ऑफ वी इज इक्वल टू लैम्डा वी होती थी, बट लैम्डा 1 के लिए भी ले रहे हैं और लैम्डा 2 के लिए भी ले रहे हैं, सो दो इक्वेशंस बन गई, टी ऑफ वी इज इक्वल टू लैम्डा 1 वी एंड टी ऑफ वी इज इक्वल टू लैम्डा 2 वी। अब ये दोनों रिजल्ट किसके लिए? टी ऑफ वी के लिए। सो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी, से कहने का मतलब लैम्डा 1 वी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? लैम्डा 2 वी के। जब हम इसको सॉल्व करते हैं एक साइड पे शिफ्ट करके, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? वी कॉमन है, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू वी इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में हमने ऊपर बोला है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट है मतलब लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। कहने का मतलब कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट है, मतलब नॉट इक्वल, लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। सो अब अगर हम इसको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 की वैल्यू कैसे आएगी? नॉन जीरो। अगर वो नॉन जीरो है बट यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो बन रहा है, तो हमें मालूम है वेक्टर स्पेस में दो नॉन जीरो मेंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो बनता है तो उनमें से एक ना एक वैल्यू जो है वो हमेशा जीरो रहती है। एक वैल्यू जीरो है तभी प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। सो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अगर जीरो नहीं है तो डेफिनेटली हमारे पास वी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब अगर v जीरो हो गया, ये तो आइगन वेक्टर था और हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो वेक्टर की वैल्यू रहती है वो कैसी रहती है? नॉन जीरो। सो ये हमारे पास कंट्रडिक्शन आ गई, और अगर कंट्रडिक्शन आई इसका मतलब है जो हमने ऊपर सपोज किया था वो गलत है। वो हमने क्या सपोज किया था? कि हमारी आइगन वैल्यूज कैसी हैं? डिस्टिंक्ट। सो डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती, दैट इज जो आइगन वैल्यूज हैं वो यूनिक होगी किसी एक आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग, जो उसकी एसोसिएटेड आइगन वैल्यू ले रहे हो वो एक से ज्यादा नहीं हो सकती, वो एक ही है। कि जैसे ही हमने एक से ज्यादा ली वहां पे रिजल्ट में कंट्राडिक्शन आ गई। सो यही सेम रिजल्ट हम जैसे अभी ऑपरेटर्स के लिए डिस्कस किया वैसा हम मैट्रिसेस के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट जो है हमारा वो ये रहता है कि हमारे पास लीनियर ऑपरेटर टी अगर लेते हैं ओवर ऑन अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ, और सपोज लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू लेके चल रहे हैं, उस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, एक लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइगन वेक्टर्स होते हैं जैसे कि पहले रिजल्ट में हमने देखा था। हमने क्या करना है? उन सभी आइगन वेक्टर्स का एक सेट बनाना है, वी लैम्डा से उसको डिनोट करना है और शो करके दिखाना है कि जो वी लैम्डा है सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ टी कॉरस्पॉन्डिंग टू द वन आइगन वैल्यू लैम्डा, वो क्या बनता है? वेक्टर स्पेस वी की सबस्पेस। इस रिजल्ट में हम शो करने जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स का सेट रहता है, जिसे हम इस केस में वी लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, हमें बताना है सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स वी लैम्डा जो है वो वेक्टर सबस्पेस बनाता है किसका? उसी गिवन वेक्टर स्पेस का। सो वी लैम्डा को सबस्पेस शो करने के लिए हमने पहले वी लैम्डा सेट को डिफाइन किया है। वी लैम्डा सेट जो है उसमें स्पेस के ही मेंबर्स आएंगे, वो मेंबर्स आएंगे जो कि आइगन वेक्टर्स बन रहे हैं टी के कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। सो जैसे ही मैंने बोला वी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है टी का कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, सो हमें मालूम है उसकी कंडीशन रहती है कि टी ऑफ वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। उस कंडीशन को हमने लिख दिया। नाउ वी लैम्डा सेट तो मेरे पास आ गया, अब हमें शो करना है कि ये वी लैम्डा सेट जो है ये सबस्पेस बनता है। सो सबस्पेस का जो क्राइटेरिया था थर्ड वाला उसको मैं यूज करूंगी। सबसे पहला केस कि वी लैम्डा को सबस्पेस किसकी प्रूव करना है? वी की। सो पहला स्टेप क्या रहेगा? वी लैम्डा इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, सच डेट उसमें कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे दो मेंबर फील्ड के, दो मेंबर सेट के, जिसे सबस्पेस बनाना है। उसमें से लेट करके उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा वो भी सेम सेट में मिलेगा जिसे सबस्पेस प्रूव करना है। उस कंडीशन को यूज कर रही हूँ। सो मैंने सेट तो बनाया वी लैम्डा, देन मैं शो करने जा रही हूँ कि वी लैम्डा जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का, पहला स्टेप। सो यहां से पहले स्टेप से ही क्लियर हो जाता है कि वी लैम्डा में मेंबर्स कहां से आ रहे हैं? वी के। वो मेंबर आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट मेंबर्स आ तो वी से ही रहे हैं। सो वी लैम्डा क्लियरली सबसेट है किसका? वी का, पहला पॉइंट। इसी के साथ साथ हमें बताना है कि वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी शो करने के लिए आप देख सकते हो स्टेटमेंट जो थी क्वेश्चन की, पहला पॉइंट था कि लैम्डा आइगन वैल्यू है लीनियर ऑपरेटर टी की। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है लीनियर ऑपरेटर टी की तो हमारे पास क्या कंडीशन रहती है? लैम्डा आइगन वैल्यू है ऑपरेटर टी की, तो उसकी कंडीशन रहती है वहां पे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा, उसका नाम मैंने वी डैश रखा, सच डेट वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, टी वी डैश इज इक्वल टू लैम्डा वी डैश। क्योंकि मैं ऑपरेटर के लिए थ्योरम को प्रूव कर रही हूँ तो मैं टी ले रही हूँ। अगर इसको मैट्रिसेस के लिए प्रूव करना होगा तो हम वहां पे ए ले लेंगे टी की जगह। जैसे ही मैंने बोला कि लैम्डा आइगन वैल्यू है टी का, उसके लिए कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो हमने देखा वहां पे एक
नॉन जीरो वेक्टर मिल गया v डैश। हमारे पास एक तो नॉन जीरो वेक्टर मिल रहा है सेट में, जो कि v लैम्डा सेट में आ रहा है। हमें v लैम्डा का कम से कम एक मेंबर ढूंढना था, वो v डैश ढूंढ लिया, क्योंकि जो वेक्टर्स हैं वो v लैम्डा में मिल रहे हैं। किसके वेक्टर्स? लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं वो v लैम्डा वाले सेट में हैं। सो v डैश हमारे पास उस सेट में आ गया। देयरफॉर v लैम्डा इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस v। नाउ सबस्पेस प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, जिसे सबस्पेस v लैम्डा को प्रूव करना था उसके दो मेंबर्स लेट किए और दो मेंबर्स फील्ड के लेट किए। जैसे ही v लैम्डा के मेंबर्स लिए, v लैम्डा की प्रॉपर्टी थी कि वो v के मेंबर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, t ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v को v1 के लिए भी इक्वेशन रख दी, v2 के लिए भी इक्वेशन रख दी। नाउ हमें शो करना है कि अल्फा v1 प्लस बीटा v2 किसका मेंबर होगा? v लैम्डा का। अल्फा v1 प्लस बीटा v2 v लैम्डा का मेंबर कब होगा? अगर वो v स्पेस का मेंबर होगा और वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, टी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी वाली कंडीशन को। सो क्लियरली अल्फा v1 प्लस बीटा v2 v के मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि v1 और v2 मेंबर मैंने कहां से पे बोला था, वो v के हैं वेक्टर स्पेस में। वेक्टर स्पेस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो अल्फा v1 प्लस बीटा v2 मेंबर किसका है? वेक्टर स्पेस v का। और अब मुझे चेक करना है क्या उसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, टी ऑफ v। इस टाइम पे v की जगह क्या? अल्फा v1 प्लस बीटा v2। टी ऑफ v की जगह हमें क्या प्रूव करना है? लैम्डा v। आप देख सकते हो टी ऑपरेटर था, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने लास्ट लाइन में टी ऑफ v को लैम्डा v के बराबर शो कर दिया है। बट यहाँ का जो v वेक्टर है वो क्या है? अल्फा v1 प्लस बीटा v2। सो अल्फा v1 प्लस बीटा v2 अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बन रहा है, तो वो किस स्पेस में आना चाहिए? v लैम्डा वाले सेट में आना चाहिए। और अगर वो v लैम्डा में आ गया, v लैम्डा के दो मेंबर्स लिए, फील्ड के दो मेंबर्स लिए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन v लैम्डा में आ गया, सो v लैम्डा इज अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस p। हेंस द थ्योरम। नाउ हमारे पास क्या है, ये जो आइगन वेक्टर्स की स्पेस बनी है उसे हम आइगन स्पेस भी बोल सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक स्पेस भी बोल सकते हैं। किसकी? आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग। आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स बनते हैं, उन आइगन वेक्टर्स का जो सेट है वो स्पेस बनाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? आइगन स्पेस और अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेस। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो हमारा क्या रहता है कि हमारे पास नॉन जीरो आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिलती हैं किसी एक लाइनर ऑपरेटर को लेके, वो आइगन वेक्टर्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमें इस नेक्स्ट रिजल्ट में शो करना है। क्या है रिजल्ट? मैं रिपीट कर रही हूं क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर्स के लिए है। इसी तरीके से सेम रिजल्ट हम मैट्रिसेस के लिए भी प्रूव करेंगे। क्या है पहला पॉइंट? क्या क्वेश्चन क्या है? नॉन जीरो आइगन वेक्टर है, नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स हैं, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर्स ले लिए हैं। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर्स को लेट करना है। कितने लेने हैं? क्योंकि जनरल है, हम लेट करके कोई जनरल वैल्यू ले लेंगे। ऑपरेटर एक लेना है, एक लीनियर ऑपरेटर है, उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिली, से लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा m तक मैंने स्क्रीन पे शो किया है। टी एक ऑपरेटर है, उसकी हमने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लेनी है, उनको लेट कर लेते हैं पहले स्टेप में, लैम्डा 1 लैम्डा 2 सो ऑन टू लैम्डा m। उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर्स को लेट करना है। हमें मालूम है आइगन वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली वो नॉन जीरो होंगे। v1 v2 सो ऑन टू vm, मैंने m नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स लेट कर लिए। उनके बारे में कुछ नहीं बोला कि वो डिस्टिंक्ट है या नहीं। हमें शो करना है ये जो आइगन वेक्टर्स का सेट है वो कैसा होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमारी थ्योरम है। सो मेरे को v1 v2 vm वाले वेक्टर्स को क्या शो करना है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए बहुत इजी रहता है, जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर फील्ड में से लेने हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m फील्ड के मेंबर्स, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखोगे और उनके स्केलर्स को 0 के बराबर शो करोगे। बट ये जो रिजल्ट है, क्योंकि मुझे m वेक्टर्स मैंने लेट किए हैं, कोई एक फाइनाइट वैल्यू ले ली है इंटीजर्स पे डिपेंड करती हुई, नेचुरल नंबर्स एक्चुअल में m नंबर तक लिए हैं, 1 से लेके m तक, तो मुझे ये रिजल्ट जो है शो करने के लिए मैंने क्या किया है? हेल्प ली है किसकी? इंडक्शन मेथड की। इंडक्शन मेथड की हेल्प लेने के लिए पहला स्टेप वही किया मैंने, टी ऑपरेटर लिया, उनकी डिस्टिंक्ट m आइगन वैल्यूज ली, उनके कॉरस्पॉन्डिंग m आइगन वेक्टर्स लिए, नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स। इन आइगन वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट शो करना है। पहले मैंने उनकी डेफिनेशन यूज की कि वो अगर आइगन वेक्टर हैं तो वो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, टी ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v। नौ इन m वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट बताने के लिए पहले मैं क्या करूंगी? इंडक्शन मेथड यूज करने जा रही हूँ। और इंडक्शन मेथड जो है वो कहता है पहले 1 के लिए रिजल्ट प्रूव करो, 2 के लिए, 3 के लिए, कुछ फाइनाइट वैल्यूज के लिए रिजल्ट को प्रूव करो,
और सपोज करो कि किसी एक फाइनाइट वैल्यू तक के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, और अगर किसी एक फाइनाइट वैल्यू के लिए सपोज कर लेते हो से k के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, तो आप k+1 के लिए भी उस रिजल्ट को प्रूव कर देते हो कि वो रिजल्ट सेटिस्फाई होता है। तो इंडक्शन मेथड कहता है कि वो हर एक नेचुरल वैल्यू के लिए रिजल्ट प्रूव हो जाता है। सो मैं उसी रिजल्ट को यूज कर रही हूँ इंडक्शन मेथड को। तो m=1 के लिए मैं प्रूव करने जा रही हूँ, चेक करने जा रही हूँ। जैसे ही मैं m=1 रखूंगी तो वहां पे क्या रहेगा, रिजल्ट हमारे पास t ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v। ठीक है, हमें शो करना है कि वो वेक्टर v जो है एक, क्योंकि एक ही वेक्टर की बात हुई, m की वैल्यू 1 है तो t ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v है, जिसमें m 1 ही रहा, एक ही वेक्टर आया v। सो एक वेक्टर है और वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो वेक्टर का एक सेट बन गया। हमें मालूम है नॉन जीरो सिंगलटन वेक्टर वाला जो सेट है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो m=1 के लिए जो रिजल्ट है वो ट्रिपल केस है कि वो होल्ड करता है। तो हम क्या करते हैं इंडक्शन मेथड में, एक्चुअल में करना क्या होता है, 2 3 के लिए चेक करना होता है, बट हम हमेशा एक के लिए चेक करके सपोज कर लेते हैं सेकंड स्टेप में कि उसका रिजल्ट किसी एक फाइनाइट वैल्यू तक के लिए होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने वो फाइनाइट वैल्यू क्या ली है, लेस देन m, दैट इज m-1 तक के लिए सपोज कर लिया कि रिजल्ट होल्ड कर रहा है। अब नेक्स्ट मैंने m के लिए चेक करना है। m के लिए चेक करने के लिए जितने m वेक्टर्स थे, m स्केलर्स लिया, उनका कॉम्बिनेशन 0 रखा है, और ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एक आधा स्टेप हमने यूज करना है कि हमें जो इक्वेशन बनी है पहले वाली जिसे हमने सपोज किया है उसको लैम्डा m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन दो इक्वेशंस को लेके सब्ट्रैक्ट करके आप देख सकते हो जो हमने सपोज की है कि m-1 तक के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा था, उसी की हेल्प से प्रूव कर दिया कि रिजल्ट m के लिए भी होल्ड कर रहा है। और अगर m के लिए होल्ड कर रहा है तो वहां पे आपने देखा कि जो स्केलर्स हैं वो सब की वैल्यू 0 आ गई है, और अगर सभी स्केलर्स 0 आ रहे हैं तो उनके साथ के जो वेक्टर्स हैं वो कैसे रहते हैं, इंडिपेंडेंट। जैसे कि रिजल्ट मैंने ऑपरेटर्स के लिए शो किया है वैसा ही ये रिजल्ट मैट्रिसेस के लिए भी प्रूव होता है। नेक्स्ट मेरा रिजल्ट है फोर्थ रिजल्ट, उसमें मैं शो करूंगी प्रूव दैट 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ टी इज अ सिंगुलर ऑपरेटर। अगर किसी ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग 0 आइगन वैल्यू मिलती है तो वो ऑपरेटर जो है वो सिंगुलर ऑपरेटर ही होता है, और अगर कोई सिंगुलर ऑपरेटर है तो उसकी जो आइगन वैल्यू वो हमेशा 0 मिलती है, दोनों तरफ से रिजल्ट होल्ड करेगा। अगर 0 आइगन वैल्यू है तो ऑपरेटर सिंगुलर होता है, और सिंगुलर ऑपरेटर हो तो आइगन वैल्यू 0 रहती है। तो मैं इसको शो करने जा रही हूँ। पहले शो करने से पहले सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, सिंगुलर ऑपरेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने साइड पे लिखी है, आपको क्लियर हो जाएगी। सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रहता है, अगर वेक्टर नॉन जीरो है तो उसकी इमेज कैसी आनी चाहिए, 0। एक्चुअल में नॉन सिंगुलर में क्या होता है, नॉन जीरो वेक्टर नॉन जीरो इमेज, बट सिंगुलर में क्या रहता है, नॉन जीरो वेक्टर इमेज कैसी आ गई, 0 के बराबर। कोई ऐसा वेक्टर स्पेस में से लिया जिसकी वैल्यू नॉन जीरो थी बट इमेज 0 बन रही है, तो उस जिसकी इमेज अंडर द मैप टी ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है, तो टी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी रहती है, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं इसको थ्योरम फोर्थ को प्रूव करने जा रही हूँ। सपोज कर रही हूँ कि 0 जो है वो आइगन वैल्यू है ऑपरेटर टी की। अगर 0 आइगन वैल्यू है ऑपरेटर टी की तो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन रहती है वहां पे नॉन जीरो वेक्टर भी मिलेगा जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, टी ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v, जिसमें मैंने लैम्डा को सब्स्टिट्यूट किया है 0 के बराबर, क्योंकि आइगन वैल्यू 0 है इस केस में। 0 इंटू वी को सॉल्व करके रिजल्ट कितना आ जाता है, 0 के बराबर। हमने देखा कि हमारे पास v नॉन जीरो वेक्टर था, नॉन जीरो, और उसकी जो इमेज आ रही है वो z के 0 के बराबर आ रही है। वो तो ऑपरेटर वेक्टर जीरो नॉन जीरो था, इमेज 0 बन रही है, तो वो डेफिनेशन किसकी है, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की। सो हमारे पास टी मैपिंग जो है वो कैसी है, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर सिंगुलर ऑपरेटर कह सकते हो आप। मैंने नोट में लिखा है कि 0 कैन नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर ऑपरेटर, क्योंकि 0 आइगन वैल्यू किन की बनती है, किन ऑपरेटर्स की, सिंगुलर ऑपरेटर्स की। तो अगर नॉन सिंगुलर ऑपरेटर्स हैं तो कभी भी हमारे पास उसकी 0 आइगन वैल्यू नहीं बन सकती। सो सेम रिजल्ट रहता है किसके लिए, मैट्रिसेस के लिए भी। नेक्स्ट हमें रिजल्ट शो करना है कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है किसी इन्वर्टिबल ऑपरेटर की ऑन अ वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F, देन लैम्डा इनवर्स जो है उसी स्केलर लैम्डा जो आइगन वैल्यू बोल रहे हो उसका इनवर्स लेते हैं तो वो आइगन वैल्यू किसकी बनती है, जो टी ऑपरेटर था ना उसके इनवर्स ऑपरेटर की। क्योंकि इन्वर्टिबल ऑपरेटर था उसका इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। लैम्डा आइगन वैल्यू है ऑपरेटर टी की, जो कि इन्वर्टिबल ऑपरेटर है उसका इनवर्स मिलता है टी इनवर्स।
तो हम अगर लैम्डा इनवर्स आइगन वैल्यू लेते हैं तो वो किसकी आइगन वैल्यू बनती है? टी की नहीं बनेगी, वो टी इनवर्स वाले ऑपरेटर की बनेगी। ये इस थ्योरम में शो करेंगे। कैसे शो करना है? एक इन्वर्टिबल ऑपरेटर ले लो। इन्वर्टिबल ऑपरेटर जो है वो बाइजेक्टिव होते हैं, इनवर्स उनका एग्जिस्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हो हमने पिछले प्रॉपर्टीज में देखा है इन्वर्टिबल ऑपरेटर हमेशा नॉन सिंगुलर होते हैं। नॉन सिंगुलर हैं तो इसका मतलब उसकी नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू जीरो आइगन वैल्यू होगी। अभी हमने लास्ट थ्योरम में देखा। नॉन जीरो स्केलर है तो उनके इनवर्स मिलते हैं, हर नॉन जीरो वैल्यू का इनवर्स मिलता है, एग्जिस्ट करता है। सो लैम्डा का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ हमने देखा अभी तक क्या किया, एक इन्वर्टिबल ऑपरेटर लिया, और इन्वर्टिबल ऑपरेटर के लिए हमने देखा कोई भी इन्वर्टिबल ऑपरेटर है उसमें अगर हम उसका आइगन वैल्यू लैम्डा ले रहे हैं तो उसके इनवर्स की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। हर एक ऑपरेटर के लिए नहीं एग्जिस्ट करती है, जस्ट इन्वर्टिबल ऑपरेटर्स के लिए एग्जिस्ट करती है, वो हमने शो कर दिया। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर ऑपरेटर के लिए जब हम लैम्डा लेते हैं तो उसके लैम्डा का इनवर्स भी मिलता है। किन के लिए इनवर्स मिलता है लैम्डा का? जिनमें ऑपरेटर्स जो है वो इन्वर्टिबल होते हैं। नाउ हम देख रहे हैं कि लैम्डा आइगन वैल्यू थी टी की, तो उसमें नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा वी सच दैट टी ऑफ वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। हमने डेफिनेशन यूज की है आइगन वैल्यू की। और हमारे पास यहाँ पे है कि इन्वर्टिबल ऑपरेटर है, नॉन सिंगुलर है, और उनके इनवर्स मिलते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं ना जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, उनके इनवर्स मिलते हैं। और अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा था तो मैंने दोनों साइड पे टी इनवर्स के साथ अप्लाई कर दिया। एक्चुअल में हम ये नहीं कह सकते कि मल्टीप्लाई किया है, टी इनवर्स भी एक मैप एग्जिस्ट कर रहा है। जब मैप एग्जिस्ट करता है, वैल्यूज इक्वल हो तो इमेजेस भी इक्वल आती है, वो मैंने कंडीशन को यूज किया है। सॉल्व करते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, टी इनवर्स वी इज इक्वल टू लैम्डा इनवर्स वी। एक्चुअल में टी की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, टी इनवर्स। वी तो एज इट इज रह रहा है, और लैम्डा की जगह क्या आ रहा है, लैम्डा इनवर्स। कहने का मतलब कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू थी लीनियर ऑपरेटर टी की, तो लैम्डा इनवर्स किसकी आइगन वैल्यू बनी? टी इनवर्स वाले ऑपरेटर की। बट वो ऑपरेटर जो गिवन में है वो कैसा है, इन्वर्टिबल ऑपरेटर। सिमिलरली ऑपरेटर के लिए किया, मैट्रिसेस के लिए भी रिजल्ट होल्ड कर जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हो। इसमें आपको एक दो रिजल्ट्स का ध्यान रखना है कि हमने अभी शो किया था कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू रहती है ए की, आपको लैम्डा अगर किसी मैट्रिक्स की फाइंड करनी होगी तो आप पहले उसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना लेना। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है? डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए, उसी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखना। आप कह सकते हो कि उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना। देन वहां से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यूज मिलती हैं, वो पर्टिकुलर वैल्यूज मिल जाएंगी, वो आइगन वैल्यूज होंगी। और जब आइगन वैल्यू मिल जाएगी तो हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर ढूंढना होगा, और उस आइगन वेक्टर को कैसे ढूंढना है वो मैं आपको आपकी क्वेश्चंस में बताऊंगी। सो आज आप अपनी इस वीडियो को यहीं तक हम रखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।